हाँ जी दोस्तों, तो हमने 9th तक इसका पॉइंट देख लिया था जो कि सेक्शनल पार्ट था। अब आते हैं कुछ रूल्स वाले एरिया। तो ये रूल्स वाले हमारे 24 तक चलेंगे 10 से। फटाफट से इसको देखते हैं, कुछ खास नहीं, बहुत इजी पॉइंट्स हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट आता है टेन्योर फॉर विच डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड। जो आप डिपॉजिट लेने जा रहे हो उसका टेन्योर कितना होगा। तो इसमें कहा गया है कि भैया वो कम से कम 6 महीने का होगा और मैक्सिमम 36 मंथ का हो सकता है। मतलब कि मिनिमम जो आप डिपॉजिट लोगे वो कम से कम 6 मंथ के लिए लोगे, उससे पहले आप उसकी रिपेमेंट नहीं करोगे। और जो मैक्सिमम उसका पीरियड होगा वो कितना हो सकता है, 36 मंथ का। फिर इसके ऊपर एक एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है कि भैया इसके अंदर आप चाहो तो 6 महीने से कम के लिए भी ले सकते हो, लेकिन 3 महीने से कम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मतलब एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट पड़ती है फंड की तो आप 6 महीने से कम के लिए भी ले सकते हो, लेकिन कम से कम पीरियड उसका 3 महीना होना चाहिए। लेकिन कंडीशन क्या है, पहली पहली कंडीशन है कि जो आप डिपॉजिट लोगे वो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। 10% किस चीज का, जो भी आपका पेड अप शेयर कैपिटल है, जो भी आपका फ्री रिजर्व है और जो भी आपका सिक्योरिटी प्रीमियम है, इन तीनों को जोड़ दो, उसका 10% निकालो। अगर 10% के अंदर अंदर आपने डिपॉजिट लिया है तो आप ले सकते हो। और जो उसकी रीपेमेंट करोगे वो ऑन और आफ्टर 3 मंथ करोगे। मतलब क्या हुआ कि मिनिमम पेमेंट, जो रीपेमेंट की टर्म आएगी, जो पीरियड आएगा, वो 3 महीने का होगा। 3 महीने के बाद ही करना है, 6 महीने से पहले कर दो कोई दिक्कत नहीं है। और 6 महीने के बाद के लिए ले रहे हो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें तो एक्सेप्शन वाला पॉइंट नहीं है। उसके अंदर अमाउंट का दिक्कत नहीं रहेगी, जो आपको यहाँ पे अमाउंट की दिक्कत आती है 10% वाली। ठीक है, तो द थिंग इज सिंपली याद रखना है कि 6 महीने, 36 महीने, 6 से कम हो सकता है लेकिन 3 से कम नहीं जाएगा। लेकिन 6 से कम तभी होगा जब आपका जो डिपॉजिट का अमाउंट होगा वो 10% से कम होगा। 10% किस चीज का, तो पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी पीरियड। दिस इज योर पॉइंट नंबर 10। नाउ पॉइंट नंबर 11 आता है अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। कितना हम मैक्सिमम अमाउंट ले सकते हैं। तो ये जनरल कहा गया है कि पब्लिक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक कंपनी जो ले सकती है वो ले सकती है 35%। 35% अगेन किसका, अभी ऊपर देखा मैं 10% है, लेकिन 10% कब है, जब आपको 6 महीने से कम पीरियड के लाना है। पर 6 महीने के लिए बाद के लिए करना है, 6 महीने से बाद का टेन्योर आपको रखना है, तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, मैक्सिमम ले सकते हो 35%। 35% किस चीज का, तो अगेन वही चीज, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम। और इस 35% के अंदर अगर आपका पहले से भी कोई आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि सपोज आपने 15% पहले से ले रखा था, तो आप इस बार कितना ले पाओगे, सिर्फ और सिर्फ 20%। मतलब ये टोटल 35% है ओवरऑल आउटस्टैंडिंग को मिलाते हुए, उससे ज्यादा नहीं ले सकते। लेकिन अब यहाँ लिख दिया गया कि 35% सभी के लिए, पर इसका एक्सेप्शन आ जाएगा। एक्सेप्शन क्या है कि प्राइवेट कंपनीज और स्पेसिफाइड आईएफएससी कंपनीज जो होती हैं, आईएफएससी पब्लिक कंपनी, उनके ऊपर ये एप्लीकेशन एप्लीकेबल नहीं होता 35% वाला। मतलब उनके लिए जो ये लिमिट है वो है 100%। मतलब कि जितना भी पेड अप शेयर कैपिटल होगा, जितना भी उनका फ्री रिजर्व होगा, जितना भी सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, इन तीनों का 100% निकालो, उतना वो ले सकते हैं, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं है। इतना उनकी हायर लिमिट के अंदर आता है। फिर बात करें कि कुछ लोगों के लिए ये मैक्सिमम लिमिट भी नहीं लगता। कुछ लोगों के लिए ये मैक्सिमम लिमिट का प्रोविजन भी नहीं लगता। किन के लिए नहीं लगता, कि वो वाली प्राइवेट कंपनी जो कि स्टार्टअप्स हैं और उनको स्टार्टअप में आए हुए भी 5 साल नहीं खत्म हुए, मतलब उनका इनकॉर्पोरेशन से अभी 5 साल नहीं बीते हैं, नंबर 1। नंबर 2, वो वाली प्राइवेट कंपनी जो कि ये कंडीशन को फुलफिल करती है। कौन सी कंडीशन, पहली नंबर कंडीशन की वो ना एसोसिएट है, ना ही वो सब्सिडरी कंपनी है। सेम कंडीशन जो भी हमने पीछे पढ़ा था। दूसरी, कि जिसकी जो बोरोइंग है वो कम है, किससे कम है, जो डबल कर दो पेड अप शेयर कैपिटल और उसे कंपेयर करो 50 करोड़ रुपीस से, विच एवर इज लोअर से कंपेयर करो तो उससे वो कम है उसकी बोरोइंग, तो वैसी कंपनीज के ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होता। और नंबर 3, जिसने रिपेमेंट में कोई भी डिफॉल्ट नहीं करा। लेकिन आपको एक क्लैरिफिकेशन ध्यान रखनी है कि इस टाइप की भी कोई सी कंपनी, उसको डीपीडी 3 फाइल करना जरूरी है। बात आती है अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर। जैसे आपने टर्म सुना था डिबेंचर ट्रस्टी, जब डिबेंचर वाला एरिया देख रहे थे, वैसे डिपॉजिटर के केस में भी एक ट्रस्टी के अपॉइंटमेंट की जिम्मेदारी आती है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक के केस में। अभी हम देख रहे हैं फ्रॉम मेंबर्स, जब हम फ्रॉम पब्लिक देखेंगे तो वहां पे भी ये पॉइंट आएगा और वो बिल्कुल सेम टू सेम है, इसलिए इसकी चर्चा वहीं पे की जाएगी। यहाँ पे इसको इग्नोर किया गया, तो आप फिलहाल इसको ध्यान में रखोगे कि इसकी चर्चा वहां पे आनी है, यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं। अगला पॉइंट आता है सीलिंग ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ब्रोकरेज पेबल ऑन डिपॉजिट्स। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें या ब्रोकरेज की बात करें डिपॉजिट के ऊपर, तो उसकी सीलिंग क्या है, तो उसकी सीलिंग जो होगी वो वही होगी जो प्रिस्क्राइब किया जाएगा, किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। सिंपल सी बात है। ब्रोकरेज जो होगी, ब्रोकरेज हम किसको दे सकते हैं, उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जो कि ऑथराइज्ड है इन राइटिंग, मतलब कंपनी ने उनको इन राइटिंग एग्रीमेंट कर रखा है कि इन लोगों को ही ब्रोकरेज दिया जा सकता है, जिनके साथ एग्रीमेंट होगा राइटिंग में। अदर देन दैट किसी भी पीपल को आप ब्रोकरेज पे नहीं कर सकते हो। तो नंबर 1 इंटरेस्ट की बात है, तो इंटरेस्ट के लिए जो सीलिंग है वो क्या है, एज प्रिस्क्राइब बाय द आरबीआई। सिंपल, कुछ खास नहीं। नंबर 2, ब्रोकरेज की बात करें तो ब्रोकरेज आप दे सकते हो, बट उन्हीं को दे सकते हो जो कि आपके ऑथराइज्ड होंगे इन राइटिंग। नाउ अगला पॉइंट आता है फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मेकिंग डिपॉजिट्स। मतलब कि अब डिपॉजिट्स होंगे तो डिपॉजिट के लिए ऑब्वियस सी बात है, आपने इन्विटेशन दे दिया। अब इन्विटेशन दे दिया तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं,
वो इंटरेस्टेड जो डिपॉजिटर होंगे, इंटेंडिंग डिपॉजिटर होंगे, वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे कंपनी के पास कि हम जी इतना पैसा डिपॉजिट करने को तैयार है। तो वो अपनी एप्लीकेशन जो फाइल करेंगे वो आपका कवर होता है 40 नंबर पॉइंट में। एंड अलॉन्ग विद दैट एप्लीकेशन उनको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि जो भी हम पैसा डिपॉजिट करने जा रहे हैं वो पैसा हमने कहीं से भी बोरो नहीं किया। ये एक कंफर्म पॉइंट होता है जो डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि अगर आप डिपॉजिट करने जा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहीं से लोन लेके फिर डिपॉजिट कर रहे हो, वो चीज आपकी नहीं चलेगी। तो डिपॉजिट जो आप कर रहे हो वो आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये जो पैसा हम लगा रहे हैं ये हमने कहीं से भी बोरो नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स, मतलब कि कुछ एक दो लोग ऐसे हैं जो कि एक साथ मिलकर डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। लेकिन वो जो जॉइंट नेम्स हैं वो मैक्सिमम हो सकते हैं तीन से ज्यादा नहीं, मतलब एक मिल जाए, दो मिल जाए, तीन मिल जाए, बस तीन से ज्यादा मिलकर डिपॉजिट नहीं कर सकते। मैक्सिमम जो होगा जॉइंट नम में एक डिपॉजिट जो आएगा वो मैक्सिमम 3 लोगों का आ सकता है। सातवें पॉइंट आते हैं कि वो चाहे तो कुछ इस टाइप के क्लॉजेज है, कुछ 4 टाइप के क्लॉजेज हैं जो वो यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई कंपलसरी नहीं है। तो इस टाइप के 4 क्लॉजेज जॉइंट नेम्स के केस में यूज किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। कौन से टाइप के 4 क्लॉजेज हैं, तो उन 4 क्लॉजेज को देखो। क्लॉज नंबर पहला आता है कि वो वर्ड यूज करें जॉइंटली, तो जॉइंटली अगर वर्ड उन्होंने क्लॉज यूज किया होगा अपने टर्म्स के अंदर तो उसका मतलब क्या होगा कि जो ये पैसे दिए जाएंगे वो सभी को एक साथ दिए जाएंगे। सभी का मतलब क्या हुआ कि ए बी सी तीनों लोग होंगे, तीनों लोगों को ऑल टुगेदर एक साथ पेमेंट मिलेगी, अलग अलग नहीं मिल सकती, ठीक है। मतलब जॉइंटली का मतलब क्या हुआ कि जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो ए बी एंड सी, एंड एक सर्वाइवर वर्ड होता है। सर्वाइवर बेसिकली मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नहीं रहा तो उसकी जगह पे जो भी पर्सन होगा, जो भी सर्वाइवर होगा वो उसकी जगह पे उसकी रोल को प्ले करेगा, उस पर्सन की रोल को प्ले करेगा अगर वो नहीं रहता है इन केस ऑफ डेथ और एनी अदर रीजन, तो उस केस में सर्वाइवर उसको रिप्लेस कर जाएगा। तो ये तीनों लोग होंगे तभी उनको रीपेमेंट होगी, तो ये जॉइंटली क्लॉज हो गया। अगला आता है ईदर और सर्वाइवर। ईदर और सर्वाइवर का मतलब क्या है कि कोई भी ए और बी और सी और सर्वाइवर, मतलब इनमें से कोई एक भी आ गया तो उसको रीपेमेंट कर दी जा सकती है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टर्म को बोलते हैं, उस क्लॉज को बोलते हैं ईदर और सर्वाइवर। तो वो भी आप चाहो तो अपने टर्म्स के अंदर लिख सकते हो, चाहो तो नहीं लिख सकते। अगला आता है फर्स्ट नेम्ड और सर्वाइवर। फर्स्ट नेम का मतलब क्या हुआ कि भैया ए का होना तो जरूरी है, बाकी बी हो ना हो, सी हो ना हो, सर्वाइवर हो ना हो, चल जाएगा। ए अगर नहीं होगा तो फिर ए की जगह ए का सर्वाइवर होना चाहिए। तो इस टाइप के क्लॉज भी आप इंसर्ट कर सकते हो। अगला वन आता है एनीवन और सर्वाइवर, जो कि सिमिलर है ईदर और सर्वाइवर से। मतलब एनीवन और सर्वाइवर का मतलब क्या होगा कि कोई भी आ जाए, ए बी सी, तो ईदर और सर्वाइवर का प्रोविजन भी सेम था। तो ये 4 टाइप के क्लॉजेस बेसिकली यहाँ बताए गए हैं। इस 4 टाइप के क्लॉजेस को भी यूज किया जा सकता है जब जॉइंट नेम पे डिपॉजिट किया जाएगा, तो इट इज नॉट कंपल्सरी, विदाउट दोनों पॉसिबल है। अगला पॉइंट आता है नॉमिनेशन का। नॉमिनेशन का बेसिक मतलब आपको पता ही है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो भी उसका नॉमिनी होगा वो डिपॉजिटर कहलाएगा, उसको उसकी रीपेमेंट के पैसे मिल जाएंगे। तो कोई भी डिपॉजिटर किसी को भी कभी भी नॉमिनेट कर सकता है, मतलब किसी भी टाइम में किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकता है एज अ नॉमिनी। अगला पॉइंट आता है डिपॉजिट रिसिप्ट्स का। डिपॉजिट रिसिप्ट का बेसिकली क्या मतलब है, तो जब हमने कंपनी को डिपॉजिट दिया, तो कंपनी को जब हमने डिपॉजिट दे दिया, कंपनी को पैसे मिल गए। कंपनी को पैसे मिल गए या तो कैश के फॉर्म में होगा, मिल गया, चेक की फॉर्म में था तो चेक रियलाइज हो गया, किसी भी तरीके से उनके पास पेमेंट आ गई। तो पेमेंट रिसीव होने के 21 डेज के अंदर, 21 दिनों के अंदर अंदर वो हमें एक डिपॉजिट रिसिप्ट देंगे। 21 दिनों के अंदर क्या देंगे, वो डिपॉजिट रिसिप्ट देंगे। किसको, डिपॉजिटर को। और उस रिसिप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ होगा, उसके अंदर वो सबसे पहले तो साइंड होना चाहिए किसी भी ऑथराइज ऑफिसर के द्वारा। नंबर 2, उसके अंदर डेट ऑफ डिपॉजिट लिखा होना चाहिए, जिस दिन हमने डिपॉजिट के पैसे, जिस दिन से हमारी वो काउंटिंग शुरू हो गई। नेम एड्रेस होने चाहिए सभी डिपॉजिटर के जिनके लिए वो डिपॉजिट रिसिप्ट बना है। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना उसके अंदर अमाउंट उन्होंने पे किया है, कितना उसको इंटरेस्ट रेट मिलेगा और क्या उसकी मैच्योरिटी डेट होगी, मतलब कब उनको उस रिसिप्ट के बदले में उनके पैसे वापस मिल जाएंगे। ये सारे पर्टिकुलर्स उस रिसिप्ट के अंदर लिखे हुए होने चाहिए। तो ये अगला प्रोविजन आता है। नेक्स्ट प्रोविजन है रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। तो इसको भी हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक वाले के साथ में, क्योंकि अगेन सेम है। प्री मैच्योर रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट, ये पॉइंट भी आपका सेम टू सेम है, तो ये भी वहीं पे आएगा एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक वाले एरिया के अंदर। तो 3 हमने बेसिकली प्रोविजंस हैं ऐसे जो नहीं पढ़े, रीजन बीइंग कि वो सिमिलर है, तो वो जब वहां पढ़े जाएंगे तो अपने आप यहाँ के लिए वो क्लियर हो जाएगा। अगला पॉइंट आता है फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट विद रजिस्ट्रार। मतलब क्या हुआ कि हर साल जितने भी आपकी डिपॉजिट की चर्चाएं हुई हैं, इन सब की आपको एक रिटर्न फाइल करनी होती है डीपीटी 3 फॉर्म में। फॉर्म नंबर डीपीटी 3 के अंदर आपको जितनी भी पूरे साल की आपकी ट्रांजैक्शन होगी डिपॉजिट के रिगार्ड में, उसको आपको डिक्लेयर करना होगा, रजिस्ट्रार को फाइल करना होगा 30 जून को। पूरे साल में जो भी आपने काम किया उसकी फाइलिंग आप साल खत्म होने के बाद 30 जून को फाइल कर दोगे रजिस्ट्रार को डीपीटी 3 के फॉर्म में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि फाइल करना है आपको रिटर्न डीपीटी 3 में। नो राइट्स टू अल्टर का पॉइंट आता है। ये बेसिकली ये कहता है कि किसी भी कंपनी के पास कोई राइट नहीं कि एक बार उसने इश्यू कर दिया, तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर किसी प्रकार का कोई चेंज कर सके जो कि अगेंस्ट है।
डिपॉजिटर के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। अगर कुछ ऐसा वो करना चाहते हैं चेंज जिससे कि डिपॉजिटर के इंटरेस्ट का कोई नुकसान नहीं होगा, डिपॉजिटर के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक पल को कर भी सकते हैं। बट अगर कोई भी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करने चाहते हैं जिससे कि उनके इंटरेस्ट की हानि होगी डिपॉजिटर की, तो उस टाइप की कोई भी चेंजेस आप नहीं कर सकते, मतलब कंपनी नहीं कर सकती। डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पॉइंट आता है। इसका बेसिकली मतलब क्या है कि आपने देखा कि अगर मैं डायरेक्टर से लेता हूं या डायरेक्टर के रिलेटिव से पैसा लेता हूं तो उस केस में कोई जरूरत नहीं होती है, वो बेसिकली हमारा डिपॉजिट नहीं करा देता, लेकिन उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है। डिस्क्लोजर कहां देंगे? हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट्स में डिस्क्लोज करेंगे कि कितना पैसा हमने रिसीव किया है डायरेक्टर से एंड या फिर उसके रिलेटिव से। और एक चीज और है कि इसके लिए आपको एक रिटर्न फाइल करने का आया था जिसे हम कहते हैं वन टाइम रिटर्न। वन टाइम रिटर्न का मतलब क्या हुआ कि 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 2019 जो रिसेंट गया अभी, इस पूरे पीरियड के अंदर जितना भी आपने पैसा लिया हुआ था जो कि अदर देन डिपॉजिट है, जिसको हम डिपॉजिट नहीं कहते, उनका आपको एक वन टाइम रिटर्न फाइल करना था विद इन 90 डेज। मतलब 31 मार्च खत्म होने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर उस साल तक 31 मार्च 19 तक जितना भी पैसा आपका आया वो सारा पैसा जो कि अदर देन डिपॉजिट्स है उसकी फाइलिंग करने की रूल एक आई थी जो कि हमें फाइल करना था विद इन 90 डेज। तो ये बात होगी बेसिकली वही अदर देन डिपॉजिट जो कि हम डायरेक्टर से लेते हैं, प्रमोटर से लेते हैं, इस टाइप के पैसे, तो उसकी फाइलिंग की आपको जरूरत पड़ती है। मतलब वन टाइम थी, अब तो खैर बीच के आज के टाइम में तो ये ऑब्सोलीट है, बट इसकी रिक्वायरमेंट एक आई थी हमारी, कह सकते हैं पिछले साल में। नाउ अगला पॉइंट आता है आपका पैनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये बेसिकली बात करता है कि अगर रीपेमेंट नहीं हो पाई तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्या पेनल्टी लगेगी। मतलब अगर आप रीपेमेंट नहीं कर पाए मैच्योरिटी होने के बाद तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा जितना भी वो डिले होता जाएगा, और पेनल्टीज लगेंगी वो अलग है। बट रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर बात करें तो आपको 18% पर एनम के हिसाब से जो भी ओवरड्यू अमाउंट होगा उस पर ओवरड्यू पीरियड का आपको ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोविजन आता है आपका जो कि लास्ट प्रोविजन है पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन की। अगर आपने कोई भी प्रोविजन इस पूरे चैप्टर के फॉलो नहीं किया और उसके लिए पनिशमेंट आपको उस स्पेसिफिक एरिया में नहीं लिखा हुआ तो उसके ऊपर ये वाला प्रोविजन लगेगा जो कि क्या पनिशमेंट देता है, कहता है कंपनी हो चाहे ऑफिसर हो उनके ऊपर फाइन लग सकता है जो कि एक्सटेंडेबल है। एक्सटेंडेबल मतलब कि मैक्सिमम लिमिट है जो कि जाएगी कितने तक की, 5,000 रुपए तक की। मतलब जो मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है वो कितनी लग सकती है, 5,000 रुपीज की। और अगर बात करें कोई ऐसा काम है जो कि कॉन्टिन्यू नेचर का है, मतलब वो कॉन्ट्रावेंशन पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है कि आपको देर सवेर करना पड़ेगा। एक तो होता है कि कोई चीज हमने गलत कर दिया और वो गलत हो गया, कोई चीज ऐसी होती है जो गलत हो गया उसको हम ठीक कर सकते हैं और वो ठीक नहीं कर रहे हैं और उसकी डेट बढ़ती जा रही है। तो उस केस में अगर कंटिन्यू नेचर का है तो 5,000 तो जो है उसके अलावा पर डे के हिसाब से आपको 500 रुपीज की पेनल्टी भी लग सकती है। अगेन ये मैक्सिमम लिमिट है, मतलब 100 रुपए पर डे भी लगाया जा सकता है, 200 भी लगाया जा सकता है, 300 भी लगाया जा सकता है, फिक्स्ड नहीं है 500 रुपए, लेकिन अप टू 500 पर डे के हिसाब से आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है इन सारे प्रोविजंस में से। तो ठीक है, तो ये सारे आपके प्रोविजंस थे 73 सेक्शन के। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ हो।